हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 29 सितंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एग्जाम गुरुजी लर्निंग ऐप से मिल जाएगी और ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है। और यहाँ आपको डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट मिलेगा, तो वो आज ही देना मत भूलिएगा। आगे बढ़ेंगे। ये हमारी मध्य प्रदेश से जेल प्रहरी के लिए टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी प्री के प्रिंटेड नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, एमपीजीके की बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है और एमपीपीएससी के लिए कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि कठोर परिश्रम जो आप करते हैं अपनी ज़िंदगी में वो कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। मैं अपनी लाइफ में इसका बहुत बड़ा उदाहरण हूँ, क्योंकि मैंने आपके लिए जो आज पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं टेक्निकल फील्ड से नहीं था। मैंने बहुत पहले मेरी इनमें सिर्फ रुचि थी और कम से कम 5-6 साल पहले इनमें से बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, क्योंकि सीखने का मैं लगातार प्रयास करता रहता था और काफ़ी कठिन परिश्रम से सीखी थी। आज वो चीज़ें मुझे सब काम आ रही है। हो सका बीच में कुछ समय के लिए वो मेरे कोई काम की नहीं रही, लेकिन आज वो सब के सब स्किल्स जो मैंने पिछले कुछ समय में सीखी थी वो सब के सब काम आ रही हैं। तो आप भी अगर कठिन परिश्रम से कोई चीज़ सीखते हैं, कोई मेहनत करते हैं, तो यकीन मानिएगा आपको हो सकता है वो कुछ समय ऐसा लगे कि इसका कोई यूज़ नहीं होगा, लेकिन आपकी लाइफ में वो जरूर काम आएंगे। तो आप भी कभी कठिन परिश्रम से पीछे ना हटें और लगातार कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते रहें। आगे बढ़ेंगे, इसी थॉट के साथ बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किन विधेयकों को मंजूरी दी गई है? तो ये 3 विधेयक हैं: किसान उपज व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान समझौता विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। दूसरा प्रश्न है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 सितंबर को। तीसरा प्रश्न है कि किस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के समापन समारोह पर गांधी कथा आयोजित की गई? और ये मेडागास्कर में की गई। चौथा प्रश्न, किसने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ये गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। पांचवा प्रश्न, किसके द्वारा कृतज्ञ हैकाथॉन लॉन्च की गई? और ये ICAR के द्वारा लॉन्च की गई। वहीं छठवां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने MSME के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करने के लिए कितने कार्यबलों का गठन किया है? तो 5 कार्यबल गठित किए गए हैं। और सातवां प्रश्न है कि 27 सितंबर को किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया? तो इनका नाम है जसवंत सिंह। वहीं 8वां प्रश्न है कि EESL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये रजत सूद बने हैं। और 9वां प्रश्न है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। 10वां प्रश्न है कि 24 सितंबर को आयोजित सार्क के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक की मेजबानी किस देश ने की? और इसकी मेजबानी नेपाल के द्वारा की गई। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश की प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिस्किन के बीच वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर बैठक हुई है? और ये हुई है डेनमार्क और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री हैं मैट फ्रेडरिस्कन, इनके बीच 28 सितंबर को वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर बैठक हुई और इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच में बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस समझौता ज्ञापन के लिए मंजूरी दी थी और अब इस पर फाइनली हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा जो डेनमार्क है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए भी सहमति उसने दी है। बैठक में एक और इम्पोर्टेंट निर्णय हुआ है कि हरित रणनीतिक सहयोग की शुरुआत करने के लिए संयुक्त सहयोग आयोग के गठन पर सहमति बनी है, यानी कि इस प्रकार की चीजें बने जो पर्यावरण के अनुकूल हो और उसी को लेकर दोनों देशों के बीच में एक एक आयोग अपने यहाँ बनाया जाएगा। तो संयुक्त सहयोग आयोग ये बनाया जाएगा, इस पर सहमति बनी है। बात डेनमार्क की करते हैं। यहाँ की राजधानी कोपेनहेगन है, प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिस्कन है और मुद्रा यहाँ की डेनिस क्रोन है। चलिए मैप में मैं आपको अब डेनमार्क ले चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको डेनमार्क जाना है तो डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है, तो आपको मूव करना पड़ेगा यूरोप में। यूरोप कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यूरोप है और यूरोप में यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का देश दिखाई दे रहा है यही डेनमार्क है। डेनमार्क के आसपास कौन कौन से देश हैं? तो नीचे की तरफ यानी कि दक्षिण में आप देखेंगे तो डेनमार्क की सीमा जर्मनी के साथ में लगी हुई है
और ऊपर देखेंगे तो इस तरफ ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये स्वीडन है, ये इधर अगर आप देख रहे हैं तो ये नॉर्वे है, ये आपको याद रखना है। इस तरफ देखेंगे तो पोलैंड है और ये बाल्टिक सागर है। यहाँ पर आप देखेंगे इस सागर का नाम क्या है, तो इस सागर का नाम बाल्टिक सागर है और ये जो है कोपेनहेगन यहाँ की राजधानी है, जबकि इधर नॉर्थ सागर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आए उससे पहले मैं आपको पिछले कुछ करंट अफेयर में और जो शिखर बैठक हुई उनके बारे में बता दूं। 27 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षा ने 26 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत श्रीलंका द्विपक्षीय शिखर बैठक का आयोजन किया था। अब दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस जो मनाया जाता है ये 28 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो विश्व रेबीज दिवस यानी कि वर्ल्ड रेबीज डे ये हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है और 2020 में जो 14वां रेबीज दिवस मनाया जा रहा है इसका विषय है एंड रेबीज सहयोग टीकाकरण, यानी कि एंड रेबीज यानी रेबीज को खत्म करें, कोलैबोरेट वैक्सीनेट। और इस वर्ष का जो विषय है वो टीकाकरण और सहयोग पर केंद्रित है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि फ्रांसीसी रसायन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे लुईस पाश्चर, उनकी पुण्यतिथि भी इसी दिन होती है और इसी के प्रतीक के रूप में पहला रेबीज वैक्सीन विकसित किया, जिन्होंने पहला रेबीज वैक्सीन विकसित किया था तो उन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है, उन्हीं की पुण्यतिथि की याद में। बात तीसरे प्रश्न की होगी कि किसके द्वारा ICMR के वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री का शुभारंभ किया गया है, और इसका शुभारंभ किया गया है जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इनके द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और इनके द्वारा कोविड-19 के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR का जो वैक्सीन वेब पोर्टल है इसको और जो राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री है इन दोनों का शुभारंभ किया गया है। ये जो वैक्सीन वेब पोर्टल है इसमें भारत और विदेशों में कोविड-19 से संबंधित जितनी भी वैक्सीन हैं जिनके विकास के ऊपर काम चल रहा है उन सब के बारे में ये जानकारी देने का काम ये पोर्टल करेगा। बात चौथे प्रश्न की करें और आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके बताते हैं और लाइक करके भी बताते हैं, तो कृपया एक और एहसान करें हमारे ऊपर, एक और मेरे लिए आप सहयोग करें, ये है आप इस वीडियो को शेयर करें और स्टेटस में अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इसको लगाएं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको सेंड करें, ये मेरे लिए आपसे निवेदन है। चलिए चौथा प्रश्न है आपके सामने कि वर्चुअल तरीके से G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में होगा, और इसका आयोजन पहली बार वर्चुअली होने वाला है और इसका जो आयोजन होगा सऊदी अरब की अध्यक्षता में होगा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। याद रखिएगा 2020 में जो G20 शिखर सम्मेलन G20 है उसका अध्यक्ष सऊदी अरब है और G20 से संबंधित 2020 में जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं उन सब की अध्यक्षता सऊदी अरेबिया के द्वारा ही की गई है। डिटेल इसकी देख लेते हैं, तो G20 समूह देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन क्या होता है, जिसमें किसी देश के सर्वोच्च नेता, सबसे बड़ा नेता भाग लेता है, उसको शिखर सम्मेलन कहा जाता है। और ये इस वर्ष कोरोना वायरस के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन होगा। ये शिखर सम्मेलन कब से कब के बीच में होना है, तो 21 से लेकर 22 नवंबर के बीच में होगा और सऊदी अरब के जो सुल्तान हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ये जो हैं इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। इस बार के जो सम्मेलन का विषय है 21वीं शताब्दी में सभी के लिए अवसरों को मुहैया कराना। बात करें G20 की, तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को और दुनिया की जो 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका ये संगठन है। इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है और भारत भी इसका सदस्य है। बात करें पिछले करंट अफेयर की दूसरे शिखर सम्मेलनों की, तो संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन जो हैं वो ऐतिहासिक पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ 2015 में ये पेरिस समझौता हुआ था फ्रांस में, इसकी 5वीं वर्षगांठ यानी 2020 में 12 दिसंबर को वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन संयुक्त रूप से आयोजित करेगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA, इसके द्वारा 8 सितंबर को विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया था और इसका आयोजन भारत ने किया था। बात 5वें प्रश्न की होगी कि किन दो देशों के बीच विवादित इलाके नागोर्नो काराबाख को लेकर युद्ध शुरू हो गया है, और ये युद्ध शुरू हुआ है किसके बीच में, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 27 सितंबर को विवादित इलाके
नागोर्नो काराबाख को लेकर फिर से युद्ध शुरू हो गया। फिर से का मतलब इस जगह को लेकर पहले भी ये देश आपस में लड़ चुके हैं। पूर्व सोवियत संघ में मिले हुए दोनों देश थे। पूर्व सोवियत संघ यानी कि जो आज का रूस है, और उससे पहले ये इसको यूएसएसआर कहा जाता है, और इसमें काफ़ी सारे देश मिले हुआ करते थे। कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जितने भी नाम आप सुनते हैं, उसके अलावा आज का जो रसिया है और यूक्रेन है, तो ये आर्मेनिया, अजरबैजान है, ये सब एक समय यूएसएसआर का ही अंग थे। जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, पूर्व सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो इन दोनों देशों के बीच नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह इलाका जो है अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये अजरबैजान है, अभी मैप में भी मैं आपको लेकर चलूंगा, तो ये अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, जबकि आर्मेनिया जो है वो भी इस हिस्से पर अपना दावा करता है। 1994 की लड़ाई के बाद से ये इलाका जो है अजरबैजान के नियंत्रण में नहीं है। याद रखिएगा, अजरबैजान का इस पे हिस्सा माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानता है कि अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन इस पर कब्जा किसका है? तो आर्मेनिया का इस पर वर्तमान में कब्जा है। बात आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों की करें तो आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है, राष्ट्रपति अरमेन सरकीसियान है और मुद्रा यहाँ की द्राम है। वहीं अजरबैजान की बात करें तो राजधानी यहाँ की बाकू है और राष्ट्रपति यहाँ के इल्हाम अलीयेव हैं और मुद्रा यहाँ की मनत है। चलिए मैप में मैं आपको अब आर्मेनिया और अजरबैजान लिए चलता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको आर्मेनिया और अजरबैजान जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पश्चिम में। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान को क्रॉस करने के बाद में यहाँ पर आप ये जो देश देख रहे हैं, ये जो बड़ा देश आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये अजरबैजान है जिसकी राजधानी बाकू है और यहाँ पर ये कैस्पियन सागर के किनारे राजधानी स्थित है। जबकि दूसरा आप देख पा रहे होंगे ये आर्मेनिया है जिसकी राजधानी येरेवान है और ये लेक सेवन इसी आर्मेनिया में स्थित है। अब इन देशों के आसपास कौन कौन से देश हैं, तो ऊपर आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन कलर का देश दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? तो ये रूस है जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, और ये जॉर्जिया है, राइट। नीचे देखेंगे तो आप आर्मेनिया है, इस तरफ देखेंगे तो ये टर्की है और नीचे की तरफ देखेंगे तो ईरान की सीमा इनके साथ में लगी हुई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने छठवां है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 को मंजूरी दे दी है। इससे पहले किस वर्ष रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया को मंजूरी दी गई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। और इससे पहले ये मंजूरी दी गई थी 2016 में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में राजनाथ सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 को मंजूरी दे दी। 2016 में इससे पहले जो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया थी इसको मंजूरी दी गई थी, और इसके 4 साल बाद यानी कि 2020 में इस नीति में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए जो रक्षा साजो सामान की खरीद की जाना है उसके लिए एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार की गई है कि किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा जोर देंगे कि स्वदेश में निर्मित, भारत में निर्मित ही सामग्री का हम क्रय करें। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने एक और मंजूरी दी है कि 2290 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है, और इनमें शामिल है अमेरिका से करीब 72,000 सिग सौर असॉल्ट राइफल। इनकी खरीदी भी इस 2290 करोड़ रुपए में की जाएगी। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि किस राज्य ने 3 वर्ष के भीतर झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त करने का कार्यक्रम की शुरुआत की है, और ये जो शुरुआत की गई है ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और इन्होंने 28 सितंबर को जो राज्य है, राज्य को 3 वर्ष के भीतर पूरी तरह से झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त करने के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी निवासियों के लिए नल द्वारा पानी उपलब्ध कराना, उनको प्रॉपर बिजली की सुविधा सुनिश्चित करना, उनके लिए पक्की सड़कें बनाना, उनके लिए मनोरंजन के स्थलों का निर्माण करना। तो इस प्रकार की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक जरूरत की चीज़ें हैं, वो भी इसके साथ में उपलब्ध कराई जाएंगी। बात उड़ीसा की करेंगे तो मैप में देख लीजिए, ये पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ उड़ीसा है। राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल है। लोकसभा की यहाँ पर 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, विधानसभा की 147 सीटें हैं। वहीं राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो भीतरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पर है। उसके अलावा सिमलीपाल अभ्यारण्य और गहिरमाथा कछुआ अभ्यारण्य है। और प्रमुख बांधों में हीराकुंड बांध है, महानदी पर बना है, और इंद्रवती बांध है जो कि इंद्रवती नदी पर बना हुआ है। बात 8वें प्रश्न की करेंगे कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, आप में से सब ने
इस प्रार्थना को अपनी पूरी लाइफ में या तो स्कूल में दोहराया होगा या कभी ना कभी तो दोहराया होगा, और सुना तो सभी ने। इस गीत के रचयिता का नाम क्या है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और इनका नाम है अभिलाष, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो इतनी शक्ति हमें दे दाता, इस गीत के रचयिता गीतकार अभिलाष, इनका 28 सितंबर को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। 74 साल इनकी एज थी और इनका वास्तविक नाम था ओम प्रकाश कटारिया। सिने गीतकार थे, यानी फिल्मों के लिए इन्होंने काफ़ी सारे गीत लिखे हैं। तो इनका जो हिंदी का प्रसिद्ध गीत है इतनी शक्ति हमें नहीं दाता, ये 600 विद्यालयों में प्रार्थना गीत के रूप में इसको गाया जाता है और विश्व की 8 भाषाओं में इस गीत का अनुवाद हो चुका है। इस गीत को 1985 में फिल्म अंकुश के लिए संगीतबद्ध किया गया था। बात पिछले करंट अफेयर में और निधन की करें जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे, तो पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का चेन्नई में निधन हो गया। ये मैंने आपको 26 सितंबर को बताया था। 24 सितंबर को बताया था कि मराठी, हिंदी फिल्म और जानी मानी थिएटर अभिनेत्री आशालता बावगांवकर, इनका भी निधन हो गया। और 9 सितंबर को बताया था कि तेलुगु फिल्मों में के दिग्गज अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी, इनका 74 साल की आयु में निधन हो गया है। इसके अलावा 4 साल से कोलोन कैंसर से जूझ रहे थे। ब्लैक पैंथर मूवी आई थी हॉलीवुड की, इसके अभिनेता चैडविक बॉसमैन, इनका भी निधन हो गया है। बात 90 प्रश्न की करेंगे कि 27 सितंबर को किस प्रख्यात अर्थशास्त्री का निधन हो गया, तो इनका नाम था डॉक्टर ईशर जज अहलूवालिया, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और योजना आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया और डॉक्टर ईसर जज अहलूवालिया, इनका 27 सितंबर को निधन हो गया। ये इनकी वाइफ थी, मोंटेक सिंह अहलूवालिया की वाइफ डॉक्टर ईसर जज अहलूवालिया, इनका निधन हुआ है, मोंटेक सिंह का नहीं। ये दिल्ली के थिंक टैंक इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इसकी चेयरपर्सन पिछले 15 सालों से हैं और इन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2009 में तीसरा जो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात पिछले करंट अफेयर की और प्रमुख व्यक्तियों के निधन की करें तो 26 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शेखर बसु का 19 सितंबर से निधन हो गया। कोविड-19 को निधन हो गया। 26 सितंबर को मैंने आपको ये बताया था और 19 सितंबर को बताया था कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला और वास्तुकला और कला साहित्य के विद्वान डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का 16 सितंबर को नई दिल्ली में निधन हो गया। इसके अलावा देश के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप को स्थापित करने वाले गोविंद स्वरूप, इनका 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि किस देश की एलिसा हीली ने T20 में सर्वाधिक डिसमिसल के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, और ये रिकॉर्ड तो तोड़ा है ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली ने, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की विकेटकीपर एलिसा हेली, इनने पूर्व भारतीय क्रिकेटर विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी, इनके T20 फॉर्मेट में विकेट के सबसे ज़्यादा शिकार करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और इन्होंने 92 बार डिसमिसल दर्ज किया, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ने 91 डिसमिसल किए थे। डिसमिसल का मतलब क्या था, स्टंप से आउट कर देना पीछे की तरफ से, राइट। तो ये वही धोनी के नाम अब अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 91 शिकार हैं, और जबकि जो एलिसा हीली हैं इनके नाम 92 शिकार हैं। धोनी ने भारत के लिए 98 T20 इंटरनेशनल मुकाबले में इतने शिकार किए हैं, जबकि हीली ने 114वें T20 इंटरनेशनल मैच में उन्हें पीछे छोड़ा है, यानी धोनी को पीछे छोड़ा है। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने प्रश्न पूछा था कि IPL का 13वां सत्र किस देश में शुरू हुआ है, और ये जो शुरू हुआ है ये UAE संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुआ है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनको बहुत बधाई। अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जिसका उत्तर सभी को देना है कि रबी फसलों के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी बढ़ोतरी की गई है। तो कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कितनी राशि की बढ़ोतरी की गई है और राशि ये बढ़कर क्या हो गई है। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।